हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक मैंने यूनिट 1 के तीनों चैप्टर्स को कवर करा दिए हैं, जिसमें हमने डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स में। तो आप प्लीज़ उन तीनों चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारी बुक का नाम है वो लोक प्रशासन और थ्योरीज के ऊपर है। ठीक है, जो हमारा आज का चैप्टर है यूनिट 2 का जो चैप्टर 1 है उसका नाम है प्रशासनिक सिद्धांत। प्रशासन को चलाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, किन किन व्यक्तियों ने ये सिद्धांत पारित किए हैं, ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें शास्त्रीय सिद्धांत की। यूनिट 2 के चैप्टर 1 में शास्त्रीय सिद्धांत, यूनिट 2 के चैप्टर 2 में दूसरे प्रकार के प्रशासनिक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। तो जो हमारा पहला आता है वो आता है शास्त्रीय सिद्धांत, जिसमें वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। ऐसे लोग जिन्होंने इस प्रकार के थ्योरी दी कि हमें प्रशासन चलाने के लिए किस प्रकार के सिद्धांतों की ज़रूरत है, विज्ञान से रिलेटेड। ऐसे सिद्धांत जो कि विज्ञान से रिलेटेड हों और प्रशासन चलाने में व्यक्तियों की मदद करें, वो सिद्धांत कहलाते हैं वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। बात करें तो प्रशासनिक प्रबंधन में वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह दृष्टिकोण 19वीं शताब्दी के बाद विकसित हुआ। ठीक है, तो वैज्ञानिक या कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण जो आया था वो 19वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, 19वीं शताब्दी के बाद ही विकसित हुआ। 19वीं शताब्दी से पहले इसकी ज़्यादा मान्यता नहीं थी। ये होगा भी, पर कुछ लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बट 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी के बाद इसके ऊपर लोगों ने ध्यान देना आरंभ किया। फिर आता है एक, कह सकते हैं आप थ्योरिस्ट हैं, F.W. टेलर का जन्म। ठीक है, F.W. टेलर जिनका जन्म हुआ था जर्मनी के एक शहर में 20 मार्च 1856 में। उन्होंने यूरोप के 2 राज्यों का से अपना अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने यूरोप के 2 राज्य में वो गए, वहाँ पे उन्होंने कह सकते हैं कि रहे, ऑब्जर्व किया, अपना अनुभव प्राप्त किया। वो एक वास्तुकार थे। होते हुए उन्होंने कई पद्धतियों में सुधार किया, में अपने अन्य कार्यों और तथा उपकरणों का निर्माण किया। F.W. टेलर ने एक, वो कह सकते हैं कि वो वास्तुकार थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल में भी अपनी थ्योरीज दी और कुछ उपकरण या फिर कह सकते हैं साइंस से रिलेटेड मटेरियल उन्होंने बनाया। जैसे कि कुछ प्रमुख उपकरणों के नाम उन्होंने बताए हैं, जैसे कि एक गर्म यंत्र जो गर्म करता हो, लोहे का हथौड़ा, जल के दबाव से चलने वाला वह थकान कम करने वाले यंत्र उन्होंने बनाए। उसके बाद आता है कि F.W. टेलर की रचनाएं और पद्धति। उन्होंने कुछ रचनाएं की, जो थ्योरी दी, उपकरण बनाए, वो उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और उनकी पद्धति। तो टेलर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य उनके पूर्व लेखों में देखे जा सकते हैं, जिनकी ओर उन्हें अधिक बल दिया। टेलर ने जितने भी कार्य किए हैं, आप अगर उनके नोट्स पढ़ेंगे या फिर उनके आप कह सकते हैं आर्टिकल्स अगर उन्होंने लिखे हों और वो आपको आर्टिकल इंटरनेट पे मिल जाए, तो उनमें आप देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार कार्य किया है। टेलर की विशिष्ट धारणाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, टेलर ने कुछ धारणाएं पारित की थी, वो निम्नलिखित हैं। जैसे कि किसी भी विशेष कार्य को समाप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई अगर एक इम्पॉर्टेंट कार्य है या फिर स्पेशल वर्क है, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक न्यूनतम समय सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उस कार्य पे अनंत समय दिए जा रहे हैं, नहीं, हमें उस कार्य को एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है। दूसरा, कार्य के अनुसार मजदूरी दर। अब व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य कर रहा है उसको उतना ही मजदूरी दर देना चाहिए। ठीक है, सबको बराबर मजदूरी दर देने का इन्होंने एक प्रकार से भंगन किया था, कि वो नहीं चाहते थे कि सबको एक प्रकार की मजदूरी मिले, इंजीनियर को भी और वर्कर को भी, वो नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा जिस प्रकार का कार्य उस प्रकार की मजदूरी। उचित स्थान पर उचित व्यक्ति का होना। उचित स्थान पर उचित व्यक्ति से मतलब है कि कोई सिचुएशन है जहाँ पे एक व्यक्ति उस सिचुएशन को संभाल सकता है और एक व्यक्ति उस सिचुएशन को ख़राब कर सकता है। ठीक है, माहौल को, तो किस व्यक्ति का वहाँ पे होना उचित है, वो जो संभाल सकता है, सिंपल सी है। तो यही वो चाहते थे कि हर एक उचित स्थान पर उचित व्यक्ति हो। अगर इंजीनियर के बदले कोई वर्कर काम करेगा तो कंपनी या फिर आप कह सकते हैं बिल्डिंग बन पाएगी? कभी नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि इंजीनियर का काम ही है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करवाना, पर वर्कर का काम है उस बिल्डिंग को बनाने में हेल्प करना। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने कहा। फिर आता है कि टेलर की वैज्ञानिक प्रबंधन की कुछ धारणाएं। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन, विज्ञान क्यों
यूज़ होना चाहिए प्रशासन में। इसके ऊपर बताया कि टेलर ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी संगठन के कार्य में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक विधियों की आवश्यकता है। टेलर चाहते थे कि किसी भी प्रशासन या फिर संगठन, एनजीओस हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट हो चाहे या प्राइवेट हो, चाहे फिर वो नॉन गवर्नमेंट हो, ठीक है, तो उसमें अगर सुधार करना चाहते तो हमें किसका प्रयोग करना है? वैज्ञानिक विधियों का। फिर आता है एक अच्छा श्रमिक ही प्रबंधन के निर्देशों का पालन करता है, उसे स्वीकार करता है। एक अच्छा श्रमिक, एक गुड एम्प्लॉय कह सकते हैं, जो कार्य करता है वही प्रबंधन के सारे नियमों को समझ सकता है, उनका पालन करेगा। पर एक ऐसा व्यक्ति जो कि पालन नहीं करता, उसका वहाँ नहीं होना चाहिए। व्यक्ति आर्थिक कारकों द्वारा प्रेरित हो सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति आर्थिक, अगर हम उसे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो वो प्रेरित होकर वो काम करेगा। ये उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमें प्रशासन में विज्ञान के प्रयोग करना चाहिए। टेलर कई वर्षों तक एक संगठन के सदस्य रहे। वहाँ पर उन्होंने कई वर्षों तक अनुभव किया और निष्कर्ष पर पहुँचे कि केवल उचित व्यक्ति ही विभिन्न कार्यों के लिए चयनित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो टेलर कई सालों तक कह सकते हैं कि वो एक संगठन के हिस्सा रहते थे। वहाँ पे वो ऑब्जर्वेशन करते थे कि आखिर काम किस तरह चल रहा है। फिर आखिर में वो निष्कर्ष पर पहुँचे कि उचित व्यक्ति को ही विभिन्न कार्यों को चयनित किया जाना चाहिए, ठीक है। एक व्यक्ति जो कि किसी का वर्क के लिए कह सकते हैं कि वही वो काम कर सकता है, उसे ही चयनित किया जाना चाहिए, ये उन्होंने बताया। उसके बाद आता है, उन्होंने अनुभव किया कि निम्न स्तर पर श्रमिक सुपरवाइज़र की उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सुपरवाइज़र, ठीक है, और जो श्रमिक है, छोटे काम करने वाले हैं, वो लोग चाहते हैं कि सुपरवाइज़र उनसे खुश रहे, इसीलिए वो सुपरवाइज़र की नज़रों में काम करते हैं, काम करके उन्हें दिखाते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया। वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण। वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण से तात्पर्य है ये यांत्रिक परिवर्तनों की शुरुआत चरणों में आया, ठीक है। यहाँ पे उसका तात्पर्य से बताया गया है कि जब यंत्रों का निर्माण आरंभ हुआ और उनमें परिवर्तन आया, तभी इस वाली थ्योरी का कह सकते हैं कि इस वाले टॉपिक वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण सामने आया। फिर आता है, इस दृष्टिकोण ने आधुनिक संस्कृति के सदस्यों के भाग को संबंधित करने का प्रयास किया, श्रमिकों के प्रभाव प्रबंधन पर अग्रिम कार्य किया, नए बाजार विकास करने में सहायता की। जब यह दृष्टिकोण आया तो इसने संस्कृति के कई सदस्यों के साथ कह सकते हैं कि उनसे जुड़ने की कोशिश करी, भाग किया और उन्हें संबोधित किया, ठीक है। उसके बाद इसने विकास करने में मदद करी। जब वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण आया तो विकास भी हुआ, थोड़ा थोड़ा बाज़ारों का विकास हुआ और देशों में नए नए बाज़ारों का निर्माण हुआ। फिर आया कि वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत 4 प्रमुख सिद्धांतों में रखे हैं। टेलर ने 4 प्रमुख सिद्धांत बताए जो कि वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। जो पहला है वो है विभिन्न प्रबंधन कार्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वो चाहते थे कि जो भी अलग अलग कार्य हो रहे हैं उनमें विज्ञान का भी एक दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरा, कार्यों को कठोर वर्गीकरण एवं सतत प्रशिक्षण व्यवस्था। किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें कठोर वर्गीकरण किया जाना चाहिए, मतलब उसको करने के लिए छोटे छोटे, अगर कोई बड़ा कार्य है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाए, जिससे उसका वर्गीकरण हो जाएगा और फिर उस पर कठोर रूप से कार्य किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तर्कसंगत के रूप में चयनित कोएलेबल का मिश्रण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा तर्कसंगत, विज्ञान के दृष्टिकोण और किसी चीज़ के ऊपर हम तर्क देते हैं, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर बल देना चाहिए इन पे, तभी कोई प्रशासनिक अच्छे रूप से चल पाएगा। फिर चौथा पॉइंट आता है कि मालिक एवं श्रमिक के दायित्वों का निर्माण। किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए मालिक और उसके श्रमिकों को उनके दायित्व पता होने चाहिए और नए नए दायित्वों का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर आता है कि कार्य का विज्ञान व उसका विकास। किसी भी कार्य को करने के लिए विज्ञान लगता ही है, कहीं ना कहीं उसमें विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, साथ में उसका विकास भी होना चाहिए। वैज्ञानिक चयन व श्रमिकों का विकास। विज्ञान के थ्रू, मतलब विज्ञान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, श्रमिकों का भी विकास कर सकते हैं अगर हम वैज्ञानिक चयन करें, विज्ञान को चुने तो। फिर कार्यालय ज्ञान का संयोजन एवं श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन। कार्यालय ज्ञान का संयोजन, किसी
कार्यालय में या फिर कह सकते हैं किसी ऑफिस में जो कार्य हो रहा है, ठीक है, उसका ज्ञान का संयोजन उनको एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद उसको संयोजन करना पड़ेगा, एक जगह रखना पड़ेगा। एवं श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन, जो भी हम एम्प्लॉयज़ रखते हैं उनको विज्ञान के रूप से भी हमें देख के रखना चाहिए। फिर आता है कि श्रमिक एवं प्रबंधन उत्तरदायित्व का बंटवारा, जितने भी श्रमिक और प्रबंधन है उनका उत्तरदायित्व बांट देना चाहिए। इस चैप्टर में कुछ खास पॉइंट नहीं है, बट आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये लास्ट टॉपिक है कि वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना निम्नलिखित आधार पर की जाती है। ये वाला आपसे पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना के बारे में आपको बताना है। तो पहला पॉइंट जो आता है वो आता है कि केवल संगठन के निम्न स्तर पर बल देता है तथा उच्च स्तर पर संगठन के साथ मुद्दों की अवहेलना करता है। इसीलिए यह दृष्टिकोण संगठन को एक समूह के कारकों का अवहेलना करता है जो संगठन के लिए अनावश्यक है। ठीक है, तो जो आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन का जो दृष्टिकोण है वो किस पे बल देता है? निम्न स्तर पर बल देता है, ना कि उच्च स्तर पर, पहली बात। दूसरा, मुद्दों की अवहेलना करता है, उच्च स्तर पर जो मुद्दे हैं उनकी अवहेलना करता है। इसीलिए ये दृष्टिकोण क्या करता है? संगठन को एक समूह के कारकों के बिल में संगठन के लिए अनावश्यक है। ये जो दृष्टिकोण है ये सीधा साधा बताते हैं कि ये संगठन के लिए अनावश्यक है, संगठन को इसकी ज़रूरत नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत संगठन के मानवीय पक्षों की अवहेलना करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन का जो सिद्धांत है वो किसी मानव के जो पक्ष हैं, मानव के आप कह सकते हो जो उसके राइट्स हैं, उसके पास अधिकार हैं, उनकी क्या करते हैं? पूरी तरह से अवहेलना करते हैं। यह अमानवीय प्रेरणा का संकल्पना को सरल कर बना देता है। टेलर ने सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों के बजाय मौद्रिक कारकों पर अधिक बल दिया। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये अमानवीय प्रेरणा को संकल्प को सरल बना देता है, मतलब ऐसे काम जो कि अमानवीय है, मानव के लिए नहीं है, ठीक है, एक प्रकार से उनको क्या करता है? उनको सरल कर देगा करने का। तो यहाँ बताया कि टेलर ने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों के बजाय मौद्रिक कारकों पर अधिक बल दिया। टेलर ने क्या करा कि समाज को या फिर मनोवैज्ञानिक पर ध्यान देने के बजाय उन्होंने मुद्रा पर अधिक ध्यान दिया। टेलरवाद को श्रमिक संघ से कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। टेलर का जो सिद्धांत था उन्होंने काफ़ी सारे कह सकते हैं आलोचनाओं को फेस किया। किनके द्वारा? श्रमिकों के द्वारा। के लिए मानसिक क्रांति की अवधारणा मालिक व श्रमिक के माध्यम सहयोगपूर्ण संबंध के निर्माण पर प्रयास करता है। उदाहरण के लिए मानसिक क्रांति की अवधारणा मालिक व श्रमिकों के माध्यम सहयोगपूर्ण संबंध के निर्माणों कर प्रयास करता है। तो टेलरवाद ने काफ़ी सारे विरोधियों का सामना भी करा। उसके बाद मानसिक क्रांति की जो अवधारणा है मालिक और श्रमिकों के बीच, वो क्या करते हैं? उसके ऊपर संबंध बनाने का कार्य करते हैं, जो कि श्रमिक संघ की भूमिका को प्रासंगिक बना देता है, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं। श्रमिकों संघ जो आप कह सकते हैं एम्प्लॉय का जो गुट होता है उसको प्रासंगिक बनाने का कार्य तो करता है मानसिक क्रांति, परंतु यह पूरी तरह से सत्य भी नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट आता है यह मैनेजर के समूह द्वारा सौंपा गया है। ठीक है, मैनेजरों का एक समूह था, ग्रुप था, उसके द्वारा ये सिद्धांत बनाया गया जो कि मैनेजर के धैर्य को कम कर देता है तथा इसने जिम्मेदारियों को बंटवारे पर बल दिया। इसने क्या करा? जिम्मेदारियों के बंटवारे पर बल दिया। ये चाहता था कि जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग अलग बढ़ जाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने जिम्मेदारियों के बल पर कह सकते हैं जिम्मेदारियों के बंटवारे पर बल दिया। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में से देख के लिखे गए हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोबारा भी, अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता, फिर भी अगर कुछ समझ आए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के 2 लिंक्स दिए गए हैं, आप किसी भी चैनल पे ज्वाइन करके हमसे आप बात कर सकते हैं, आपको जो भी इशू है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ गाइस इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। मेहनत लगती है इन नोट्स को बनाने में, और कई लोग तो ऐसे हैं जो कि देखते हैं ना कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बट देख के वीडियो चले जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।